हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु। और इसके बारे में एक कॉमन सी लैंग्वेज या यूज़ करूंगा मैं समझाने के लिए आप लोगों को। और इसको समझना एक आम इंसान को ज़रूरी है। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपकी लाइफ के हिसाब से भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो इसको जरा कायदे से समझ लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के आखिर में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल एक दिन देखते ही देखते काफ़ी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बाकी चैनल भी ऐसे ही ग्रो करते हैं आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, तो शुक्राणु के बारे में हम समझेंगे कि शुक्राणु है क्या, ये बनता कहाँ है, निकलता कहाँ से है, करता क्या है और क्या क्या इसमें होता है, इसकी शेप कैसी है, संरचना कैसी है और इससे रिलेटेड जो अंधविश्वास हैं वो क्या है, वो सारा हम थोड़ा सा भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम। ये तो ये आप देख रहे हैं, ये थंबनेल में आप देख रहे हैं, ये ओवम है। तो ओवम पे हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, इस तरह से पढ़ेंगे हम फिर से। तो अभी ये ओवम है, ओवम की शेप देखेंगे तो जैसी हम समझते हैं वैसी होती नहीं है। तो मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझेंगे कि जो स्पर्म होता है आकर के वो ओवम को कैसे हिट करता है, क्या है। तो स्पर्म है क्या चीज़, पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार स्पर्म है क्या और कितने स्पर्म निकलते हैं, मेल की बॉडी में कहाँ पे बनते हैं, मेल कब कितने स्पर्म के साथ जो है एक हेल्दी कहलाता है, अगर उससे कम होगा तो वो फादर नहीं बन सकता, क्या है। तो जरा समझते हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में वन बाय वन। तो चलिए अभी जो है हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार है क्या, शुक्राणु क्या है। तो हम स्पर्म की बात कर लेते हैं कि जो स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में आप समझिएगा कि ये मेल की सेक्स सेल्स होती हैं। क्या है ये? मेल की सेक्स सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स ऑफ मेल, सेक्स सेल ऑफ मेल है ये। तो स्पर्म होते हैं तो सेक्स सेल्स कह सकते हैं आप, तो सेक्स सेल ऑफ मेल यानी जो मेल होते हैं, नर, नर की लैंगिक कोशिका होती है। जिस तरह से फीमेल के अंदर, मादा के अंदर अंडाणु उसकी लैंगिक कोशिका होती है, वैसे ही मेल के अंदर क्या है, स्पर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर की लैंगिक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? नर की लैंगिक कोशिका। मेल के अंदर ये जो होते हैं हैप्लॉइड नंबर उसमें होते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम माने जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम मदर के ओवम में होते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है फादर के स्पर्म में होते हैं। दोनों जब एक जगह मिल जाते हैं तो 2n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं इसको बाद में एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। तो जो है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि नर की लैंगिक कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होती है। ठीक है, तो शुक्राणु जो है वो कहाँ पर बनते हैं, याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का जो फॉर्मेशन होता है यानी ये कहाँ पर बनता है, इसका जो निर्माण होता है कहाँ पर बनता है, तो आप बताएंगे जो मेल के टेस्टिस होते हैं, मेल के क्या टेस्टिस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण। तो जो वृषण होते हैं इनमें इसका फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। वृषण क्या होता है? जो बोल्स होती हैं बिलो द पेनिस, मेल का जो लिंग होता है उसके नीचे जो दो बोल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। शायद इस लैंग्वेज को ना समझ पाए इसलिए मैं कॉमन लैंग्वेज भी यूज करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो इनका जो बनना है, स्पर्म का जो बनना है वो क्या कहलाता है? स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कई बार कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है। शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में। इनका बनना क्या कहलाता है? तो इनका जो शुक्राणु का बनना या शुक्राणुओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कर दे रहा हूं मैं, शुक्राणुओं का बनना, शुक्राणुओं का बनना। और देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी काम में आने वाला है। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कब, कैसे, कहाँ से स्पर्म निकलते हैं, बनते कहाँ हैं, क्या है। तो शुक्राणुओं का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे एक और पहले की प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, उसको नहीं समझेंगे अभी, सिर्फ फिलहाल इतना समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या है? शुक्राणुओं का बनना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए जो हमारे अंदर गैमीट सेल्स होती हैं, गैमीट का मतलब यही होता है सेक्स सेल्स। फीमेल के अंदर ओवम होता है, अंडाणु, और मेल के अंदर क्या होता है? ये शुक्राणु होता है। बनते कहाँ हैं ये? बनते हैं कहाँ? टेस्टिस में। टेस्टिस से ऊपर की तरफ दो पाइप्स आ रहे होते हैं, पतले से नली आ रही होती है, उनको वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, उनके जरिए ऊपर तक पहुंचता है। तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु किस चीज़ के अंदर, देखिए शुक्राणु एक्चुअली दरअसल होते कहाँ हैं?
तो जो सीमेन होता है मेल का, सीमेन को हम हिंदी में बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं इसको? वीर्य बोलते हैं। मेल के अंदर जो वाइट सा लिक्विड डिस्चार्ज होता है, सफेद रंग का एक लिक्विड होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। जब कोपुलेशन के दौरान, मैटिंग के दौरान या मास्टरबेशन के दौरान, ठीक है, ये जो है किसी तरह से या नाइटफॉल हो जाता है मेल को, जो बिना सोचे समझे जो है अपनी मर्जी से, मतलब इन द सेंस कि आपका कोई इस पर कंट्रोल नहीं होता, सोते हुए या किसी तरह से कैसे भी जो है सीमेन बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम नाइटफॉल बोल देते हैं। खैर चलिए, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जो सीमेन है, हाँ सीमेन, तो सीमेन की जो क्वांटिटी होती है वो कई चीज़ों के मिलने से बनती है। उसमें शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसके अंदर शुगर भी होती है, उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तब उसको हम एक्चुअली, जो शुगर वगैरह है या फिर जो प्लाज्मा है, नरिशमेंट टाइप का इसको प्रोवाइड करते हैं, इसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं कि इसको शुक्राणुओं को। और जो सीमेन है, सीमेन का बॉडी से बाहर निकलना कहलाता है इजैकुलेशन। क्या कहलाता है? इजैकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्खलन। क्या बोलते हैं? स्खलन। एक बार की जो क्वांटिटी होती है मेल की, एक बार की, जैसे 2-4 दिन रुकने के बाद में, 1-2 दिन रुकने के बाद में अगर सीमेन बॉडी से बाहर निकले, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें अगर देखा जाए तो लगभग सीमेन के अंदर अगर हम देखें तो एक बार के इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन जो है स्पर्म मौजूद होते हैं। याद रखना कि इतने स्पर्म एक बार के इजैकुलेशन में, एक आम नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इतने जो है ये रहते हैं। याद रखिएगा कितने? 200 से 300 मिलियन। तो ये जो 200 से 300 मिलियन है, ये मिलियन लिखा है मैंने, मिलियन। आप सब जानते हैं कि मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 से 300 मिलियन, यानी एवरेज ले लें तो लगभग 250 मिलियन एक बार में इजैकुलेशन में ये निकलते हैं। अगर किसी इंसान का स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम हो जाता है तो कहा जाता है कि फादर बनने में दिक्कत होती है। अब ये कहा जाता है कि जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकले हैं, एटलीस्ट कम से कम इनका 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो हेल्दी हों। और उन 60 में भी, या इस टोटल 60 में कह लीजिए, इसमें टोटल में कह लीजिए कि 40% तो ऐसे होने ही चाहिए जो स्पर्म दमदार हो, उनकी जो टेल है उसमें अच्छा मूवमेंट हो, गति बढ़िया हो, ताकि ये पहुंच सकें ओवम के पास तक और ओवम को जा करके हिट कर सकें, यानी ओवम को फर्टिलाइज कर सकें, निषेचित कर सकें। जिन लोगों के 200 मिलियन, मतलब 20 मिलियन से कम होते हैं, तो आप कहेंगे कि स्पर्म एक ही तो चाहिए होगा ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो अगर किसी में 20 मिलियन भी निकल रहे हैं तो कितना हो गया? 2 करोड़ के आसपास हो गए। फिर भी क्यों नहीं? एक्चुअली वो दमदार स्पर्म नहीं होते हैं, हेल्दी स्पर्म नहीं होते हैं, मोटाइल नहीं हो पाते हैं। और वैसे भी फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब कोपुलेशन के दौरान, मैटिंग के दौरान, जब सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उस दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर फीमेल की बॉडी का बढ़ जाता है। और स्पर्म रहते हैं कहाँ पर? इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और एक मतलब एक और अच्छी चीज़ आप समझिए कि ब्लू व्हेल और हाथी के अलावा जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं, उनके टेस्टिस, वृषण बॉडी के बाहर होते हैं। लेकिन हाथी के जो है बॉडी के बाहर नहीं होते, उसके शरीर के अंदर होते हैं। ब्लू व्हेल में भी अंदर होते हैं। और ये इसके जो टेस्टिस हैं, जो बाकी मैमल्स के हैं, बॉडी के बाहर इसलिए रहते हैं देखा जाए तो, ताकि उनका टेम्परेचर शरीर के तापमान से कम रहे। क्योंकि हमारी बॉडी का तापमान जो है वो कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं सेल्सियस में कहूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं फ़ारेनहाइट में कहूँ, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या कहीं कहीं 98.4 लिखा होता है, तो लगभग बराबर है। और अगर मैं केल्विन में कहूँ तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो अगर हम सेल्सियस में ले लें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? मतलब कितना टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हम कम कर दें तो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर लगभग 34-35 के आसपास पहुंचेगा, ताकि ठंडे रहें स्पर्म और जो है क्या है, हेल्दी रहें, बढ़िया रहें। तो जब ये मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में जाके गिरते हैं तो फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर 37 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो आधे तो वहीं जा करके फीमेल की बॉडी में मर जाते हैं। फिर जब आगे मूवमेंट होता है, और हाँ, फीमेल का जो वेजाइनल पोर्शन होता है, आगे का जो है ना रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है, वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का भी होता है, अम्लीय नेचर का भी होता है। इसलिए जैसे ही सेक्सुअली थिंक किया जाता है कॉन्टेक्ट में आने के लिए, तो मेल की बॉडी से भी और फीमेल की बॉडी से भी कुछ चिपचिपा सा लिक्विड रिलीज होता है, जिसको हम क्या है,
कह सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसका नेचर बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर को अगर न्यूट्रल करना है तो बेस मिला दिया जाता है। तो एसिड और बेस मिलके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये होता है। तो जब आगे वो चलते हैं तो आधे उसकी वजह से मर जाते हैं। तो हेल्दी होने चाहिए स्पर्म, ठीक है। तो जब मेल के अंदर सेक्स हार्मोन बनने लगता है, मेल के अंदर जैसे ही बच्चे की एज 13.5-14 साल होगी, उस दौरान प्रॉपर तरीके से सेक्स हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सेक्स हार्मोन बनना शुरू होगा, मेल की बॉडी में चेंजेस आएंगे। कंधों का चौड़ा होना, हाइट का तेजी से बढ़ना, दाढ़ी मूंछों का निकल के आना, जो एक्सिलरी हेयर्स होते हैं बगल में जो बाल आते हैं उनका आना, देन प्यूबिक हेयर्स का आ जाना, यानी सेक्स पार्ट पे जो है क्या है हेयर का आना, ये, और आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना, पिंपल्स वगैरह का निकलना, मूड का स्विंग होना। ये आपने सुना होगा कि टीनेजर्स वाली जब एज शुरू होती है, एडोलेसेंस शुरू होता है, जिसको हम क्या है यौवन अवस्था बोलते हैं, तो उस दौरान ये चेंजेस आते हैं। तो मेल का जो टेस्टिस है, यहीं पर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल के टेस्टिस हैं, मेल के जो टेस्टिस हैं वो मेल का प्राइमरी सेक्स पार्ट कहलाते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्स पार्ट ऑफ मेल, प्राइमरी सेक्स पार्ट ऑफ मेल यानी नर का प्राथमिक लैंगिक अंग। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो मेल का जो पीनस होता है या पेनिस जिसको आप बोलते हैं, लिंग जिसे बोलते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट होता है। मेन पार्ट है टेस्टिस। जब इंसान बॉडी से मतलब जो है ब्रेन से थिंक करेगा, सेक्सुअल डिजायरनेस आएगी, तो उस दौरान हार्मोन रिलीज होगा। देन फिर वो हार्मोन निकल के ब्लड में फैलेगा, फिर हमारे टेस्टिस एक हार्मोन निकालेंगे, है ना, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और तब जा करके इरेक्शन होगा, तब जा करके जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ रहे हैं मेल का, उसमें जो है एक्टिविटी होगी, समझ रहे हैं, तो इरेक्शन होगा। तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कौन सा कहलाता है, वृषण। याद रखिएगा, वृषण को यानी टेस्टिस को, वृषण जो होते हैं दो होते हैं, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है मेल का। आइए जरा समझते हैं कि इससे कौन सा सेक्स हार्मोन निकलता है। अगर हम बात करें स्पर्म की, तो देखिए स्पर्म का अगर मैं डायग्राम बना के कहूँ तो कुछ आपने सबने देखा होगा कि स्पर्म देखने में जो है कुछ इस टाइप का होता है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है, इस टाइप का। ऐसे, और इसकी जो है पूंछ होती है इस तरह से, जो इसको क्या है मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा होगा स्पर्म देखने में, ओके। तो अभी जरा इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेल का जो स्पर्म होता है, अगर इसकी शेप देखें, और हमारी बॉडी की सबसे छोटी कोशिका ये कंसिडर की जाती है। कहीं कहीं आरबीसी को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रेन्यूल सेल्स ऑफ ब्रेन होती हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से देखा जाए तो स्पर्म को ही छोटी कोशिका माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर वाला, ये मेन पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, यानी सिर बोलते हैं, और ठीक है, सिर बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये इतना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिडल पीस। क्या बोलते हैं इसको, मिडल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिडल पीस बोलते हैं, यानी मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मध्य भाग बोलते हैं, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है इतना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेक बोलते हैं। तो नेक को अगर नहीं भी बनाना चाहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेड का जो आगे का रीजन है, इतना वाला जो पोर्शन है इतना, ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, उससे मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जो इतना पोर्शन है आगे का, ठीक है, इतना, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, ये जा करके ही इस ओवम को हिट करवाने में मदद करता है, और इसके अंदर गोल्जी बॉडीज भरी होती हैं। आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा, एक गोल्जी बॉडीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है वैसी गोल्जिकाएं जिनको बोलते हैं, ये होती हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या होता है, आप बताएंगे, गोल्जिकाए होता है, गोल्जिकाए। क्लियर, चलिए। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो है पूरे में क्या है, न्यूक्लियस रहता है, और इसी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर आपके न्यूक्लियस में रहती है। न्यूक्लियस वाला पोर्शन इसी में रहेगा, ठीक है। इसी में जो है पूरा डीएनए का जो
मटेरियल है वो सारा इसमें रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। नाउ ये वाला जो मिडिल पीस है, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर टाइप की होती हैं। आप ऐसे बना लें या जैसे आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं या स्पाइरल टाइप की माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस वाले पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये क्यों होती है? इनका काम होता है स्पर्म को ऊर्जा देना, ताकि ये तैरने में मदद करें, ताकि ये मूवमेंट में, इनमें क्या है भाई, एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी रहे इनके अंदर। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टेल। इसको बोलते हैं क्या? टेल यानी पूंछ बोलते हैं। और ये मूवमेंट में, खास करके जब लोकोमोशन होगा, लोकोमोशन में मूवमेंट होता है ना, तो मतलब मूवमेंट से लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन है। एक ही जगह हिलते रहना मूवमेंट होना, वो मूवमेंट है, समझ रहे ना? तो ये जो है स्पर्म है, ये फिगर जो है किसका है? स्पर्म का। फिगर क्या है? ये शुक्राणु का है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक बार का जो मेल की बॉडी से सीमेन की क्वांटिटी निकलती है, उसके अंदर ये है जो है कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन। क्लियर? अभी आप समझ गए होंगे ये जाकर के आगे से हिट करेगा किसको? ओवम को जाके। वन मोर थिंग समझेंगे जरा कि भाई इसमें से एक एंजाइम निकलता है, एक एंजाइम रिलीज होता है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो निकलता है वो किससे निकलता है? सिक्रीटेड बाय द स्पर्म। ये किससे निकलता है? शुक्राणु से निकलता है, जो ओवम को हिट करने में मदद करता है। यानी शुक्राणु से क्या निकलता है? शुक्राणु से हाइलो न्यूरो हाइलो न्यू हाइलुरिनोनाइडेज, ठीक है, एंजाइम निकलता है, ठीक है, निकलता है। तो याद रखना। और ये हेल्प करता है किसमें? ये सहायता करता है किसमें? ओवम के फर्टिलाइजेशन में। ओवम फर्टिलाइजेशन यानी ओवम को निषेचित करने में, उसकी बोल को तोड़ने में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था। ठीक है, अब हम जरा ये समझेंगे कि ये बनता कहाँ है। ठीक है, तो समझिएगा, ये तो समझ में आ गया। नहीं मतलब जो है एक जो स्पर्म होते हैं, चलो ये तो हो गया। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टिस सिक्रीट। देखिए, टेस्टिस से, वृषणों से एक हार्मोन निकलता है, वृषणों से या वृषण से एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है एंड्रोजन होता है वो एंड्रोजन। लेकिन जो एंड्रोजन है उसको हम बोलते हैं, उसका जो टाइप है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एग्जाम में आता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल का हार्मोन है, और ये फीमेल के अंदर हल्की सी क्वांटिटी में पाया जाता है। बहुत सी फीमेल में अगर देखा जाए तो ये एक्टिव हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बनने लगता है। या वो महिलाएं जो इंजेक्शन ले लेती हैं मेल वाले, टेस्टोस्टेरोन वाले, जबकि मेल को भी नहीं लेने चाहिए, फीमेल भी लेना शुरू कर देती हैं इसको। बॉडी बिल्डिंग जो करती हैं खास करके, तो उनकी बॉडी तो बहुत अच्छी बनने लगती है, वजन ज़्यादा उठाने लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है उनको, पीसीओडी की बीमारी हो जाती है। या फिर पोषक तत्व ज़्यादा अच्छे ना हो, फैटी चीज़ें ज़्यादा हो बॉडी में, फैट लिपिड ज़्यादा बढ़ने लगे। तो हर 7वीं लेडी को इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर 10वीं लेडी को एक बीमारी है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यानी ओवरी जो है उसमें गांठें बन जाती हैं, तमाम गांठें बन जाती हैं। तो ऐसी फीमेल को एमसी ठीक नहीं आती, मेल के जैसा बदन होने लगता है, गाल पटकने लगते हैं, कट निकल के आने लगते हैं बॉडी में, और जो है और कई दिक्कत होती है। चेहरे पर बाल जम के आ जाते हैं बहुत सी फीमेल के, आपने देखे होंगे कि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उनको थ्रेडिंग से हटवाने पड़ते हैं वो, या फिर रेजर से हटाती हैं, तो वो एक अजीब सा लगता है उनको, और बड़ी दिक्कत होती है। माँ बनने में दिक्कत होती है, कंसीव नहीं हो पाता। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा पीसीओडी पर। तो अभी चलिए समझते हैं। तो यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन कहलाता है मेल का। इसी को बोलते हैं सेक्स हार्मोन ऑफ मेल। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स हार्मोन ऑफ मेल, यानी नर का लैंगिक हार्मोन कहा जाता है इसको। नर का लैंगिक हार्मोन इसको कहा जाता है। और इसी की वजह से क्या है, बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, और
आइए जरा समझते हैं कि ये निकलता कहाँ से। तो यहाँ गौर से देखिए, जब हम टेस्टिस को मेल के काट के देखें तो कुछ ऐसे कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, और इसी में स्पर्मेटोजोआ भरे होते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो आखिर में चल के स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर सर्टोली की सेल्स होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं इनमें सब में रहती हैं। सर्टोली की कोशिकाएं क्या करती हैं, स्पर्म को याद रखेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जिससे स्पर्म अच्छे से ग्रो कर सके। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके अलावा स्पर्म में ही क्या है, लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल, इसमें टेस्टिस में लेडिक सेल्स जो होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, लेडिक कोशिकाएं। ये क्वेश्चन आता है। लेडिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, लेडिक कोशिकाएं किसके, टेस्टोस्टेरोन के बनने में मदद करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने में मदद करती हैं, यानी इसके फॉर्मेशन में बनने में इस सहायता करती हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाने में मदद करते हैं, लेडिक कोशिकाएं। क्वेश्चन आता है। सर्टोली की सेल्स जो होंगी वो क्या करती हैं, इसको पोषक तत्व प्रदान करती हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये हमारा जो है स्पर्म के बारे में था। और स्पर्म जो है वो मेल की सेक्स सेल्स होती हैं, और ओवम को कैसे हिट करता है अगली वीडियो में समझेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्पर्म कब तक बनते हैं समझिएगा, बुढ़ापे तक बनते हैं। जब एक बार बनना शुरू हो गए तो बुढ़ापे तक बनेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में ओवम 11, 12, 13 साल की एज में जब एमसी होना शुरू होती है, मिनार की जब शुरू होती है तब से शुरू होते हैं। और ये एक एज में जाके 55 साल तक जाके 45 से 55, 56, 57 साल मान लीजिए मैक्सिमम, तब तक जाकर के फिर वो क्या है, फीमेल को एमसी बंद हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। कैसे फीमेल में होता है अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो शुक्राणु से रिलेटेड, तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। इससे अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, उसी पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए इतना, शेयर ज़रूर करवा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।